हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का अगला चैप्टर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर अब खत्म होने की तरफ है। सेकंड लास्ट लेक्चर है बच्चों। लास्ट लेक्चर तक हमने जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम था उसमें ब्लड का पूरा पार्ट देख लिया, हार्ट का पूरा पार्ट देख लिया बच्चों, कार्डियक साइकिल देख ली, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम तीन चीजें देखेंगे: ब्लड वेसल्स, पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और जो कल का लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो उसके अंदर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो उसके साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो बच्चों, ब्लड वेसल्स की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, उसके लिए मैंने वापस से एक डबल सर्किट सर्कुलेशन का बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है, जिसमें मेन फोकस हमारा ब्लड वेसल्स को समझना है। तो बच्चों, हार्ट में हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। एओर्टा को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कौन सी ब्लड वेसल माना जाता है बच्चों? आर्टरी है, एक मेजर, एक बड़ी आर्टरी माना जाता है। इस एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड आता है बच्चों। फिर ये एओर्टा डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको हम कहते हैं आर्टरीज। ये आर्टरीज और छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है, जिनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। अल्टीमेटली बच्चों, आर्टीरियोल्स सबसे ज्यादा फाइन जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें डिवाइड होती है, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन्स के लेवल पे बनती है। और इन्हीं कैपिलरीज के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। टिश्यूज को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इन कैपिलरीज में प्रेजेंट ब्लड से इन कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके टिश्यूज और ऑर्गन्स में जाते हैं। और टिश्यूज और ऑर्गन्स में जो वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं और जो CO2 प्रोड्यूस होती है, वो उनसे ब्लड के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है। ठीक है, ओनली सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स, फ्लैट सेल्स, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, उसको एंडोथेलियम भी कहते हैं। पहले भी बात कर चुके हैं ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, जब मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ाई थी। यहां पर अभी वापस बात हो जाएगी। ठीक है, कैपिलरीज के लेवल पे क्योंकि जो ऑक्सीजन है ब्लड में से वो टिश्यूज में चली गई और CO2 कैपिलरीज के ब्लड में आ गई, तो अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में जाएगा बच्चों? वेन्यूल्स। तो कैपिलरीज वापस से जुड़ती है, जुड़कर रिलेटिवली थोड़ी सी बड़ी वेसल्स बनाएगी, जिनको वेन्यूल्स कहेंगे। फिर ये वेन्यूल्स आपस में जुड़ेगी और फिर और बड़ी वेसल्स बनाएगी, जिनको वेन्स कहेंगे। इन वेन्स के अंदर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है बच्चों। और ये वेन्स अल्टीमेटली डायफ्राम के ऊपर के जितने ऑर्गन्स हैं वहां से जितनी भी वेन्स आती है वो सब तो सुपीरियर वेना केवा में, और डायफ्राम के नीचे के जितने पार्ट्स हैं वहां से जो वेन्स आती है वो सब इंफीरियर वेना केवा में कंबाइन हो जाती है। ऑलरेडी हार्ट के स्ट्रक्चर में अपन देख चुके हैं कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा अल्टीमेटली राइट एट्रियम में ओपन होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है बच्चों लंग्स के पास। लंग्स में जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी वापस से कैपिलरीज में डिवाइड होगी और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा लंग्स के लेवल पे। जो ऑक्सीजन है लंग्स में से वो ब्लड में आ जाएगी और ब्लड में जो ज्यादा CO2 है वो लंग्स में चली जाएगी। फिर से ब्लड क्या हो जाएगा? प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड। और उस प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स वापस किस में लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियम यानी कि हार्ट में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से वापस वही साइकिल रिपीट होगी एओर्टा में। वो जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चला जाएगा बच्चों। आगे बात समझ में? इस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर जो मेजर ब्लड वेसल्स हमें याद रखनी कौन कौन सी है? एक तो है बच्चों आर्टरीज, जो एनसीईआरटी बात करती है, कैपिलरीज और वेन्स, तीन में डिवाइड करती है ना। एसवीसी आईवीसी एक तरह की बड़ी वेन्स है, एओर्टा एक तरह की बड़ी आर्टरी है बच्चों। ठीक, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनके लिए जरूरी है, इनके बारे में जरूरी मैं आपको बता दूंगा। इतना तो पता चली गया है कि आर्टेरियोल्स आर्टरीज के डिवीजन से बनते हैं और वेन्यूल्स कैपिलरीज पहले मिलकर उनको बनाती है और फिर वो मिलकर वेन्स बनाते हैं। तो अब यहाँ के बाद जो हमारी बात होगी वो मेनली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की होगी बच्चों। पहले हम आर्टरीज और वेन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। तो बीच में जो मैंने यहां पर बनाया, दिस इज ल्यूमन कैविटी, है ना। दिस इज कैविटी और वी कैन से ल्यूमन ऑफ वेन, और बीच में यहां पर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज ल्यूमन ऑफ आर्टरी। यदि मैं एक्सटर्नली सेम थिकनेस की आर्टरी और वेन लूं, देखो ओवरऑल थिकनेस
इस आर्टरी की और इस वेन की ऑलमोस्ट बराबर है। तो एक ही मोटाई की आर्टरी और वेन यदि हम लेते हैं तो उन दोनों में से किसकी ल्यूमन ज्यादा चौड़ी होगी बच्चों? ल्यूमन वेन की ज्यादा चौड़ी होती है। आर्टरी की ल्यूमन रिलेटिवली वेन के कंपैरिजन में, यदि सेम थिकनेस की वेन से कंपेयर करोगे तो आर्टरी की ल्यूमन नैरो होती है। कारण आर्टरी की वॉल ज्यादा थिक होती है ना? तो ये वॉल है बच्चों, दिस इज वॉल, यहां पर ये वॉल है, दिस इज वॉल है ना, ये वॉल है बच्चों। तो आप देख सकते हो ओवरऑल जो मोटाई है दोनों वेसल्स की सेम है, लेकिन यहां पर क्योंकि आर्टरी की वॉल की मोटाई ज्यादा है तो बीच की ल्यूमन छोटी है। यहां पर वेन में वॉल की मोटाई कम है तो बीच की ल्यूमन चौड़ी है। तो एक डिफरेंस ये याद रखना है। अब जो वॉल होती है इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है? सबसे बाहर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर बच्चों ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका का मीन्स होता है कवरिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी ये वर्ड आया था बच्चों, ठीक। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है बच्चों, दिस इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, वहां पर हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके अंदर फिर ट्यूनिका मीडिया है बच्चों। ट्यूनिका मीडिया इज द मिडिल लेयर। ट्यूनिका मीडिया जो है, छोटा कर देता हूं ताकि एक ही विंडो में सारा मैटर आ जाएगा। ट्यूनिका मीडिया जो है इट इज मिडिल लेयर बच्चों, और ये सबसे मोटी लेयर होती है किसी भी ब्लड वेसल की वॉल में। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बच्चों, स्मूथ मसल्स है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स। अभी जैसे मैंने बोला ये ट्यूनिका मीडिया किसमें ज्यादा थिक होगी? आर्टरी की वॉल में इन कंपैरिजन टू वेन्स, ठीक है। तो इट इज थिकर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स। प्लस आर्टरीज की वॉल में जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, उसमें आपको बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स भी मिलेंगे, इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर जिनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। और इस इलास्टिक टिश्यू की वजह से आर्टरीज की वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे कि भी इलास्टिक ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, आर्टरीज या वेन्स, तो आर्टरीज। वेन्स आर नॉन इलास्टिक, उनकी वॉल में इलास्टिक फाइबर्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं बच्चों। तो इलास्टिक लेमिना यानी कि इलास्टिक लेयर आप देख सकते हो, ट्यूनिका मीडिया के बाहर की तरफ भी और ट्यूनिका मीडिया के अंदर की तरफ भी इलास्टिक लेयर्स प्रेजेंट होती है बच्चों। ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर है, किसकी बनी हुई है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स और स्क्वेमस सेल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बच्चों, और इसको एंडोथेलियम भी कहा जाता है। तो सबसे पतली जो लेयर है किसी भी ब्लड वेसल के वॉल में, वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। कैपिलरीज के केस में सिर्फ यही एक लेयर प्रेजेंट होती है वॉल में, यानी कि एंडोथेलियम। बाहर की दो ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना कैपिलरीज में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्यूनिका इंटरना है वही प्रेजेंट होती है, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं बच्चों। आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए बच्चों। तो देख लेते हैं एक बार आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं जब भी आर्टरी और वेन की बात होती है? पहला डिफरेंस ये बताते हैं कि आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि गलत डिफरेंस है। कभी भी हम आर्टरीज और वेन्स का जो नोमेनक्लेचर या नामकरण जो करते हैं, हम आर्टरी को आर्टरी क्यों कहते हैं और वेन को वेन क्यों कहते हैं, या किस ब्लड वेसल को आर्टरी या किसको वेन कहेंगे, वो इस बेसिस पे नहीं होता कि वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं। वो तो ठीक है कि इन जनरल मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर यहाँ एक्सेप्शंस हैं, पढ़ते हैं हम। पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाएगी लंग्स के पास, नाम क्या है? आर्टरी है, तो आर्टरी कैरी क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन इन दी लंग्स। इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास लेकर आती है, तो वेन्स कैरी क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किस तरह का ब्लड कैरी कर रही है उस बेसिस पे आर्टरीज और वेन्स नाम नहीं होता। किस बेसिस पे होता है? कि वो ब्लड को कहां से कहां लेकर जा रही है विद रेस्पेक्ट टू हार्ट। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स टू द टिश्यूज, हमेशा आर्टरीज कहलाएगी। और वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती है, वो हमेशा वेन्स कहलाएगी। इस बेसिस पर आर्टरीज और वेन्स बोला जाता है। तो पहला पॉइंट यही है डिफरेंस का, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, वेयर एज वेन्स कैरी फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, बच्चों याद रखना। अब सेकंड पॉइंट जो आप जनरली कहते हो वो आ जाएगा, यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन एक तो पल्मोनरी आर्टरी। और इसी तरह से फीटल सर्कुलेशन मैंने आपको बताया था, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरी फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके हार्ट से टुवर्ड्स प्लेसेंटा लेकर जाती है, इसलिए उनको आर्टरी कह रहे हैं, क्योंकि फीटस के हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड को, और वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर प्लेसेंटा से ऑक्सीजन आ जाएगी मदर के ब्लड से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन
टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ फीटस लेकर आएगी, है ना। तो अम्बिलिकल आर्टरी भी एक्सेप्शन है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फीटस का, और पल्मोनरी आर्टरी अडल्ट्स के अंदर, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स के पास लेकर जाती है। जबकि वेन्स यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स एंड अम्बिलिकल वेन्स। तो एक्सेप्शंस याद रखने हैं बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स वाला एक्सेप्शन तो आपको सब जगह मिल जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन वाला यूजुअली किताबें मेंशन नहीं करती है, याद रखना लेकिन आप लोग। तीसरा डिफरेंस जो पूछा जाता है, आर्टरीज आपको डीपली सिचुएटेड मिलेगी, मतलब ये मसल्स के अंदर डीपली प्रेजेंट होती है, बिल्कुल स्किन के जस्ट नीचे नहीं मिलेगी। स्किन के जस्ट नीचे आपने देखा होगा हमें ग्रीनिश या ब्लूइश कलर की वेसल्स ज्यादा दिखती है, वो वेन्स होती है। तो वेन्स सुपरफिशियल इन लोकेशन होती है, ज्यादातर वेन्स जस्ट बिलो द स्किन आपको मिल जाएगी, जबकि आर्टरीज मसल्स के बीच में मिलेगी आपको, मेनली डीपली सिचुएटेड। तो आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड वेयर एज वेन्स आर सुपरफिशियल जस्ट बिलो द स्किन बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट, अभी जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, क्योंकि आर्टरीज की वॉल ज्यादा थिक होती है तो ल्यूमन नैरो, और उसके कंपैरिजन में वेन्स की जो ल्यूमन होती है वो वाइडर होती है। इसका मतलब वेन्स ज्यादा ब्लड अकोमोडेट कर सकती है, कंटेन कर सकती है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज बच्चों। और इसी कारण से जब डेथ हो जाती है, तो देखो जब भी किसी की डेथ हुई होगी तो एक आखिरी हार्ट बीट हुई होगी, एक आखिरी कार्डियक साइकिल, एक आखिरी बार हार्ट ने ब्लड को पंप करा होगा। जब लास्ट बीट होगी हार्ट की, हार्ट आखिरी बार जो ब्लड को पंप करेगा, तो वो एओर्टा, आर्टरीज, कैपिलरीज से होता हुआ वेन्स में पहुंच जाएगा। देखो बच्चों वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, अभी नेक्स्ट वही है आगे, और ये यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स होते हैं। मतलब यदि मान लो ये एक वेन है और ये वॉल्व है ना, तो ये वॉल्व इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में तो ब्लड को जाने देगा, वापस से पीछे नहीं आने देगा। तो जब भी किसी इंसान की डेथ होगी तो आखिरी जो पंपिंग थी हार्ट के थ्रू, उसकी वजह से ब्लड वेन्स में पहुंच तो जाएगा, बट वापस वेन से पीछे नहीं आएगा। और वो आखिरी पंपिंग थी हार्ट से, तो अब और ब्लड आर्टरीज में आएगा नहीं, तो आर्टरीज से ब्लड आगे चला गया वेन्स में, और पूरा का पूरा चला जाता है, क्योंकि वेन्स की वॉल्यूम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। आर्टरीज खाली हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि भाई डेथ के बाद क्या होगा, आर्टरीज बिकम एम्प्टी, और पूरा का पूरा ब्लड किसमें बढ़ जाता है, वेन्स में। और क्योंकि वेन्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वेन्स को हम कैपेसिटेंस वेसल्स भी कहते हैं। आगे मैंने लिख रखा है पॉइंट, कैपेसिटेंस वेसल्स कहलाती है बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, इलास्टिक ज्यादा होती है, वेरेज वेन्स थिनर एंड लेस इलास्टिक वॉल्स बच्चों। आर्टरीज की वॉल, आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहां तो क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहे हैं आर्टरीज के अंदर, तो ऑलरेडी ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा है, स्पीड काफी ज्यादा है, वो वैसे भी पीछे नहीं आएगा, तो वॉल्व्स की जरूरत नहीं है। लेकिन वेन्स तक जाते जाते ब्लड की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, जिसके कारण से वापस पीछे आ सकता है। उसको रोकने के लिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स बच्चों। आगे बात समझ में, तो ये डिफरेंसेस आपको आर्टरीज और वेन्स के अंदर याद रखने होते हैं। क्लियर, चलो इसके बाद बच्चों फिर कैपिलरीज। कैपिलरीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सिर्फ एक ही लेयर होती है वॉल में, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बहुत पतली लेयर होती है, एंडोथेलियम इसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है इजीली। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स अकर्स थ्रू द कैपिलरीज एट द लेवल ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना इनको। नॉन कोलैप्सिबल वेसल्स किनको बोलोगे, आर्टरीज। आर्टरीज यदि खाली हो भी जाए तो वो कोलैप्स नहीं होती। कोलैप्स क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक मीडिया एंड इलास्टिक फाइबर्स बच्चों, ठीक है। जबकि यदि वेन्स खाली हो जाती है, इनकी वॉल क्योंकि थिन होती है बच्चों, तो ये कोलैप्स हो जाएगी, पिचक जाएगी जब इनमें ब्लड नहीं होगा, तो इनको कोलैप्सिबल वेसल्स कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस कौन देता है बच्चों, आर्टेरियोल्स के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है ब्लड को। कारण आर्टरीज के डिवीजन से आर्टेरियोल्स बनती है, और इनमें स्पीड भी ब्लड की ज्यादा है, क्योंकि वेंट्रिकल से पंप होकर ब्लड आया है, और डायमीटर कम है, नैरो है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहां मिलता है। तो रेजिस्टेंस वेसल्स यदि कोई पूछे कौन कहलाएगा, आर्टेरियोल्स। कैपेसिटेंस वेसल्स बिकॉज ऑफ लार्ज वॉल्यूम, वेन्स को कहते हैं बच्चों। वाजा वेजोरम एक टर्म है, वाजा वर्ड यूज करते हैं बच्चों हम ब्लड वेसल्स के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे बड़ी ब्लड वेसल एओर्टा, एओर्टा की वॉल बहुत थिक है और उसके अंदर सेल्स भी बहुत सारी है, उन सेल्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उस ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करेगा, ब्लड ही से करेगा। तो जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती है जिनकी वॉल थिक होती है, देखो क्या होता है, जो पतली ब्लड वेसल्स होगी जिनकी वॉल काफी थिन है, वो तो उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी में से अपनी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगी। लेकिन जिनकी वॉल मोटी है ना, जिनकी वॉल मोटी है, उनके साथ क्या होगा भाई, जो ब्लड उनके अंदर फ्लो कर रहा है उससे जो सेल्स इस ब्लड के कांटेक्ट में है अंदर की, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेगी, लेकिन जो डीप सेल्स है वॉल में, वो कैसे फुलफिल करेगी। तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ऐसी थिक ब्लड वेसल्स की वॉल में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स
एंटर करती है और उनको ब्लड सप्लाई करती है। ये छोटी ब्लड वेसल्स जो बड़ी ब्लड वेसल्स के वॉल में ब्लड सप्लाई करती है क्या कहलाती है? वाजा वेजोरम। वाजा वेजोरम टर्म का मतलब ही क्या है? ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू ब्लड वेसल्स। क्लियर बच्चों? तो स्मॉल ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू लार्ज ब्लड वेसल्स वेसल वॉल्स आर कॉल्ड एज वाजा वेजोरम। एक क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है, स्पीड ऑफ ब्लड सबसे ज्यादा आर्टरीज में होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंफ्यूजन कहां होता है? वेन्स और कैपिलरीज में। ध्यान रखना बच्चों, सबसे कम स्पीड होती है कैपिलरीज में। कारण, मान लो मैं पूरी बॉडी की आर्टरीज को एक साथ मिला लूं, सारी आर्टरीज को एक साथ मिला लूं और एक बड़ी आर्टरी बना दूं, एक बड़ा पाइप बना दूं, मान लो ये बन गया, तो उसका डायमीटर इतना होगा। फिर आर्टरीज से अल्टीमेटली आर्टीरियल से होता हुआ ब्लड कैपिलरीज में जाता है। यदि मैं सारी कैपिलरीज को मिला लूं, ठीक है, सारी कैपिलरीज को मिला लूं यहां पर, तो सारी कैपिलरीज को मिलाकर जो क्रॉस सेक्शन यहां बनेगा वो ये बनेगा। यदि मैं सारी कैपिलरीज को मिला लूं तो जो क्रॉस सेक्शनल यहां पर एरिया बनेगा वो इतना ज्यादा होगा, इन कंपैरिजन टू आर्टरीज भी ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, ये कैपिलरीज, सारी कैपिलरीज को मिला, एक कैपिलरी की बात नहीं कर रहा हूं। देखो एक कैपिलरी देखोगे तो सबसे नैरो है, सबसे पतली है, लेकिन सारी कैपिलरीज को मैं मिला लूं बॉडी की तो ओवरऑल उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो आर्टरीज के ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा होता है। तो यहां से जो ब्लड इधर एंटर करेगा, क्योंकि अब उसको ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर सारी कैपिलरीज मिलकर वेन्स बनाती है, और वेन्स को यदि मैं एक साथ मिला लूं सबको, तो वेन्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा बच्चों, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आर्टरीज से तो ज्यादा है लेकिन कैपिलरीज से कम है। तो फिर जब ब्लड इसमें एंटर करेगा, तो क्योंकि कैपिलरीज के क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगेन वेन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवरऑल, ये चीज बार बार बोल रहा हूं मैं, यहां कंफ्यूज मत होना। एक सिंगल कैपिलरी तो बहुत पतली है, या हम कंप्लीट कैपिलरी बेड की बात करें, मतलब सारी कैपिलरीज को साथ मिला रहे हैं, तभी तो, क्योंकि ब्लड की स्पीड कैसे डिसाइड होगी कि ओवरऑल सारी आर्टरीज से जब ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर रहा है तो किस जगह वॉल्यूम ज्यादा है, स्पेस ज्यादा मिल रहा है उनको। तो आर्टरीज के कंपैरिजन में जब कैपिलरीज में बढ़ जाता है तो उसको स्पेस ज्यादा मिल जाता है। ब्लड की क्वांटिटी तो उतनी जितनी आर्टरीज में थी, तो जैसे उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब कैपिलरीज से फिर से वेन्स में जाएगा तो इन कंपैरिजन टू कैपिलरीज वो स्पेस कम हो जाएगा, फिर से उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन वेन्स में जो स्पेस मिलेगा वो आर्टरीज से तो ज्यादा है, तो वेन्स में जो स्पीड होगी आर्टरीज से तो कम लेकिन कैपिलरीज से ज्यादा। ये ऑर्डर बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, इसीलिए यहां एक्सप्लेन करा है, इसको याद रखना। ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया के बेसिस पे होगा। बच्चे इसको कैसे निकालते हैं? सर आर्टरीज की जो ल्यूमन होती है वो वेन से नेरो होती है, तो आर्टरीज में तो चलो ठीक है, वो कर देते हैं कि वेन से ज्यादा स्पीड होगी, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि कैपिलरीज की एक सिंगल कैपिलरी यदि मैं लूं तो बहुत पतली होगी, और क्योंकि कैपिलरी का ल्यूमन सबसे कम होता है तो इसमें स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। भाई यदि पानी किसी बिल्कुल पतले से पाइप में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और वो बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड कैपिलरी में, उससे कम आर्टरी में, उससे कम वेन में। ये ऑर्डर कर देते हैं, जो गलत है बच्चों। कैपिलरी के लेवल पर सबसे कम स्पीड होती है, क्यों? वो फेवरेबल भी है वहां पर। स्लो स्पीड होगी तो आराम से डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस होगा ना भाई, तो सबसे स्लो स्पीड एट द लेवल ऑफ कैपिलरी होती है, याद रखना बच्चों ये चीज, ठीक है। तो ये तो बात होगी ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब बात करेंगे बच्चों पोर्टल सिस्टम। अगेन एक ऐसा टॉपिक जहां कंफ्यूजन रहता है हमें, क्या होता है, क्यों पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों पोर्टल सिस्टम में सिर्फ इतना से याद रखो, इसीलिए मैं ये डायग्राम लेकर आया था आज, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर हमें चीजें समझने में दिक्कत आती है। ये वाला डायग्राम देखो, यहां पर आप देख रहे हो पूरी बॉडी में जो हमने वेसल्स का डायग्राम बनाया है, हर जगह पर आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होती है, और कैपिलरीज मिलकर हमेशा क्या बनाती है, वेन्स बनाती है बच्चों, है ना। वेन्स वापस कैपिलरी में कहीं डिवाइड नहीं हो रही, वेन्स तो फिर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में मिल जाएगी और हार्ट में ब्लड ले जाएगी। इसी तरह से यहां पे पल्मोनरी वेन्स हार्ट में ब्लड ले आएगी। वेन्स कैपिलरीज में नॉर्मली डिवाइड नहीं होती, आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होती है और कैपिलरीज मिलकर वेन्स बनाती है। बट बॉडी में कुछ जगह क्या होता है, मान लो यहाँ कैपिलरीज ने मिलकर वेन बनाई, और ये वेन इनमें या इसमें न जाकर अभी किसी ऑर्गन में चली जाएगी और यदि वहां जाकर ये वेन फिर से किस में डिवाइड होगी, कैपिलरीज में, और यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। तो फिर अब ये जो वेन है जो बनी भी कैपिलरीज से थी और खुद डिवाइड भी कैपिलरीज में हो रही है, ये वेन क्या कहलाएगी, पोर्टल वेन कहलाएगी।
और जिस ऑर्गन में जाके ये कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है उस ऑर्गन के नाम पे इसका नाम रख देंगे। मान लो लिवर में जाके डिवाइड हो रही है तो लिवर के लिए हिपेटो वर्ड यूज करते हैं, हिपेटिक पोर्टल वेन, और सिस्टम कहलाएगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। आगे बात समझ में? पहली चीज तो पोर्टल वेन और पोर्टल सिस्टम क्या होता है लगा सकते हो बेटा, बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट, लेकिन ओवरऑल लगेगा। मतलब उसमें आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का पूरी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंसीडर करना है कि सारी आर्टरीज को एक साथ कंबाइन कर दिया एंड कॉमन क्रॉस सेक्शनल, कलेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, सारी कैपिलरीज को मिला दिया कलेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सारी वेन्स को मिला दिया कलेक्टिव क्रॉस सेक्शन। वहां फिर आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ब्लड की स्पीड के लिए, ठीक है ना। सिंगल पे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर गलत निकलेगा आपका वहां पर, ठीक। तो पोर्टल सिस्टम आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो वेना वेन इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इन वेना केवा सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में ओपन होने की जगह कोई वेन ओपन्स इनटू एन ऑर्गन बाय डिवाइडिंग इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज में डिवाइड होकर किसी ऑर्गन में यदि ओपन हो जाती है तो फिर इस तरह के सिस्टम को पोर्टल सिस्टम और इस तरह की वेन को पोर्टल वेन कहा जाता है। तीन तरह के पोर्टल सिस्टम हमें पढ़ने होते हैं बच्चों, होते भी तीन ही हैं। एक तो वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर है, बाकी एनिमल्स में आपको नहीं मिलेगा, वर्टिब्रेट्स में ही पोर्टल सिस्टम मिलता है बच्चों, और वो भी तीन टाइप का मिल सकता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको सारे वर्टिब्रेट्स में मिल जाएगा फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स, ठीक है। क्या होता है यही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका मैंने डायग्राम बहुत सिंपल वे में बना रखा है, देखो आपके लिए। दिस इज लिवर, है ना, दिस इज लिवर। लिवर के फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था लिवर बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स। लिवर अपने अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर भी करता है, यानी ग्लूकोज भी चाहिए होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करने के लिए, है ना। फैट सोल्युबल विटामिन को भी बहुत सारे काम कर रहा है लिवर, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बना रहा है यूरिया, और ये सारे काम करने के लिए उसको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। जैसे प्रोटीन्स बनाने हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाने हैं, उसको एल्बुमिन बनाना है, मान लो ग्लोबुलिन्स बनाने हैं उसको, मान लो फिब्रिनोजन बनाना है उसको, तो उसके लिए अमीनो एसिड्स चाहिए होंगे। ये अमीनो एसिड्स कहाँ से आएंगे? हम जो खाना खाते हैं, डाइजेशन पढ़ चुके हैं, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अमीनो एसिड्स फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो वेन्स ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है, जिन वेन्स के ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वो ब्लड एक्चुअली कहां जाना जरूरी है? एक बार एटलीस्ट एक बार लिवर में जाना जरूरी है, ताकि लिवर उनमें से काम की चीजें ले ले, अमीनो एसिड्स ले ले, ग्लूकोज ले ले, और भी चीजें ले ले जिनसे वो चीजों को बनाता है। आगे बात समझ में? तो होता क्या है बच्चों, वैसे तो किसी भी ऑर्गन से जो वेन्स निकलती है वो किस में जानी चाहिए थी? जैसे इंटेस्टाइन्स में से जो वेन्स निकलती है डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन से, उन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इंटेस्टाइन्स का, तो वो किस में जाना चाहिए था? इंफीरियर वेना केवा में, वो हार्ट में ले जाता है, और हार्ट से ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाती है। लेकिन वो जो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, उसमें डायरेशन से जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स का लिवर में जाना जरूरी है सिंथेसिस पर्पस के लिए। तो भगवान ने क्या करा कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, वहां से फिर स्प्लीन से भी बच्चों, देखो स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहलाता है, वहां पर खराब आरबीसीज को तोड़ा जाता है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत तसल्ली से डिटेल में मैंने बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन की बात करी थी, बाइल पिगमेंट्स की, ये बनते हैं हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। और मैंने ये भी बताया था इनका लेवल ब्लड में एक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इनको भी बॉडी के बाहर निकालना जरूरी होता है, और ये निकाले जाते हैं बाइल जूस के थ्रू। कहां बनता है? लिवर में। तो स्प्लीन का जो ब्लड है, स्प्लीन से जो वेन्स ब्लड कलेक्ट करके बाहर निकलती है, स्प्लेनिक वेन, उस स्प्लेनिक वेन में क्योंकि डिग्रेडेड हीमोग्लोबिन से बनने वाले बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन ज्यादा होते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और उनको लिवर बाइल जूस में इनकॉर्पोरेट करके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकालता है, तो इस ब्लड का भी लिवर में जाना जरूरी है। तो स्प्लीन से निकलने वाली वेन्स और हमारी इंटेस्टाइन्स, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो वेन्स है बच्चों, ये आपस में मिल जाती है, दीज वेन्स कंबाइन, और कंबाइन होके एक सिंगल वेन बनाती है, जिसको अब हम क्या नाम देंगे? पोर्टल वेन। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर वेना केवा में जाकर ओपन नहीं हो रही, वो किसमें जाकर डिवाइड हो रही? कैपिलरीज में। ये देखो यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो गई लिवर में जाके, क्योंकि ये पोर्टल वेन लिवर में जाकर डिवाइड हो रही, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? हिपेटिक पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन तो क्यों हुई? कैपिलरीज मिलकर वेन्स बना रही है, वेन्स मिलकर इस वेन को, बड़ी वेन को बना रही है, तो ये वेन अल्टीमेटली बनी कैपिलरीज से है, और किसी ऑर्गन में जाके फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो रही तो पोर्टल वेन हो गई, क्योंकि लिवर में जाकर डिवाइड हो रही तो हिपेटिक पोर्टल वेन हो गई बच्चों। इस ब्लड में से लिवर काम की चीजें ले लेगा और फिर इस ब्लड को वापस से आगे भेज देगा, किसमें? हिपेटिक वेन में, क्योंकि ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड ही, अल्टीमेटली जाना तो इंफीरियर वेना केवा में ही चाहिए। लेकिन एक चीज और यहां देख लो बच्चों,
लिवर के पास दो जगह से ब्लड आता है, एक तो हिपेटिक पोर्टल वेन ब्लड लेकर आती है और एक हिपेटिक आर्टरी भी ब्लड लेकर आती है बच्चों। हिपेटिक पोर्टल वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन उसमें बहुत सारी काम की चीजें थी जो लिवर को चाहिए थी, इसलिए आया। हिपेटिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों। लिवर अपनी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है दोनों से फुलफिल करता है। मैं आपको ऑलरेडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यह मतलब नहीं होता कि उसके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम होती है लेकिन होती तो है। इसका मतलब क्या है, जो हिपेटिक पोर्टल वेन में ब्लड आ रहा है इसमें भी ऑक्सीजन तो है लेकिन आर्टरी के कंपैरिजन में कम। लिवर इसमें से भी ऑक्सीजन लेगा, इसमें से भी ऑक्सीजन लेगा। इनफैक्ट करीब 50% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लिवर की हिपेटिक पोर्टल वेन के ब्लड से फुलफिल होती है और 50% हिपेटिक आर्टरी के ब्लड से बच्चों। दोनों कैपिलरीज में डिवाइड होगी। अब अल्टीमेटली लिवर ने इसमें से ऑक्सीजन भी ले ली, हिपेटिक पोर्टल वेन में से काम की चीजें भी ले ली, अमीनो एसिड्स ले ली, ग्लूकोज ले ली और चीजें ले ली। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाना चाहिए, तो क्या होगा, इन दोनों की कैपिलरीज मिलकर एक सिंगल वेन बना लेगी जिसको हम कहेंगे हिपेटिक वेन, जो अब इस लिवर से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा के पास लेकर जाती है और ये इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के पास ले जाएगी, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ले जाएगी। दिस इज पोर्टल सिस्टम। कौन सा, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। आगे बात समझ में, इसका पर्पस भी समझ में आ गया कि भाई काम की चीजें लिवर तक पहुंच जाए। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इट इज अ पोर्टल सिस्टम व्हिच ब्रिंग्स वीनस ब्लड को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली फ्रॉम कहां से लाया जा रहा है लिवर के पास, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर टू लिवर। किस लिए लाया जा रहा है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स। Hepatic portal vein is formed by veins from these organs which then open into liver and divides into capillaries. Clear? So I think hepatic portal system में कोई डाउट नहीं है। किसमें मिलता है, it is found in all vertebrates from fishes to mammals. Fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals, पांचों में हमें ये मिलता है बच्चों, याद रखना। हेपेटिक पोर्टल, तीन जो पोर्टल सिस्टम ये हम पढ़ेंगे उनमें से यही तीनों में मिलता है, बाकी दोनों सब में नहीं मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। रीनल पोर्टल सिस्टम बच्चों, इसके डिटेल आपसे यूजुअली नहीं पूछी जाती, बायोलॉजी ओलंपियाड्स में आती है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, बाय चांस आप बायोलॉजी ओलंपियाड्स वगैरह भी दी दो तो बच्चों रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, बॉडी का जो हाइंड पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से, जिन एनिमल्स में मिलता है यूजुअली तो उनमें डायफ्राम भी नहीं होता, तो आप कह सकते हो जो लोअर लिम्स वाला पार्ट होता है ना, उस पार्ट का जो ब्लड होता है वो रीनल पोर्टल वेन जो है वो किडनीज के पास लेकर जाती है। किडनीज उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट हटा देती है और फिर उसको हार्ट के पास भेजती है। सिर्फ दो ही ग्रुप्स में मिलेगा बच्चों, एक फिशेस में और एक एम्फीबियंस में, सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता है, याद रखना है ना। और जो तीसरा है बच्चों हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर। वहां मैं आपको बताऊंगा जो हाइपोथैलेमस है बच्चों हमारा, हाइपोथैलेमस, इसके कुछ हार्मोन्स किसको कंट्रोल करते हैं बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, और उसके लिए उन हार्मोन्स का हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचना जरूरी है। और वो कैसे पहुंचते हैं, हाइपोथैलेमस से जो वेन निकलती है वो वेन किस में जाकर डिवाइड होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो वेन बनेगी कैपिलरीज से, हाइपोथैलेमस में जो कैपिलरीज है कंबाइन होकर हाइपोथैलेमिक वेन बनाएगी। जाने किसमें चाहिए थी, सुपीरियर वेना केवा में, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाए, लेकिन जाती किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में, वहां जाकर फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होगी। ऐसी वेन बन कैपिलरीज से रही है, डिवाइड कैपिलरीज में हो रही है, क्या कहलाएगी, पोर्टल वेन। ठीक है, किसमें जा रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, इसीलिए इस पोर्टल वेन को हाइपोफाइजल पोर्टल वेन भी कहते हैं। पूरा नाम होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल वेन। क्यों, किसको कनेक्ट कर रही है, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी यानी कि हाइपोफाइसिस को। काम क्या है इसका, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी तक लेकर जाना, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। डिटेल इन एंडोक्राइन सिस्टम किसमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेमल्स के अंदर। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको पोर्टल सिस्टम में दो ही चीजें याद रखनी है ना, क्योंकि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, तो यहां तो दो ही चीजें याद रखनी है एक्चुअली। एक तो ये कि भाई पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, और दूसरा ये कि कौन सा पोर्टल सिस्टम कौन से वर्टिब्रेट्स में मिलता है, और ये सिर्फ वर्टिब्रेट कैरेक्टर होता है, दैट्स इट, है ना। इस चैप्टर में इतना ही करना है, क्लियर। आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने आपको बोला था शुरुआत में इस चैप्टर के दो तरह के वास्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में, एक जो मेजर है, मेन है, वो तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और जो दूसरा है बच्चों जो अपने आप में अगेन सिग्निफिकेंट होता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम।
ब्लड वास्कुलर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है अब अपन ने, सिर्फ रेगुलेशन और डिसऑर्डर का पार्ट बचा है। अब जो दूसरा वास्कुलर सिस्टम है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, वो देखना है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स थे बच्चों, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। यहां पर भी 3 कंपोनेंट्स हैं, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। देखते हैं क्या होते हैं। अगेन बच्चों, इस टॉपिक को समझाने के लिए एक डायग्राम लेकर आया हूं आपके लिए बनाकर। बहुत सिंपल डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हर साल इस तरह का डायग्राम मैं यूज करता हूं, है ना। मान लो ये कोई टिश्यू है जिसमें बहुत सारी सेल्स है, दीज आर सेल्स, है ना, ये सेल्स है बच्चों बहुत सारी। हर टिश्यू में सेल्स के बाहर कुछ स्पेस होता है, हर 2 सेल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटर सेल्यूलर स्पेस, एक ही चीज है, या टिश्यू स्पेस। टिश्यू स्पेस, इंटर सेल्यूलर 2 सेल्स के बीच का स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल्स के बाहर का स्पेस, और इंटरस्टिशियल, है ना। ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। अब ये जो स्पेस होता है बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है, और ये कैपिलरीज इसी स्पेस में ट्रेवल करती है ना, इसी स्पेस में ट्रेवल करेगी। और इन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, कैपिलरी की वॉल से क्रॉस होकर गैसेस का एक्सचेंज, मटेरियल्स का एक्सचेंज वो सेल्स के साथ होता है। लेकिन इन कैपिलरीज से लगातार, ध्यान रखना, लगातार कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा यानी कि जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, वो फिल्टर होकर बाहर, जो सेल्स के बाहर का इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस उसमें इकट्ठा होता रहता है बच्चों, है ना। अब यदि कैपिलरीज में से प्लाज्मा निकलकर बाहर के स्पेस में इकट्ठा हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है, और लगातार ऐसा होता रहा तो ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी और हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी ऑर्गन्स को। इसका मतलब ये जो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा निकलकर टिश्यू स्पेस में आता है, टिश्यू स्पेस में आने के बाद इसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इस टिश्यू फ्लूइड का कंटिन्यूअसली जिस रेट से बाहर आ रहा है उसी रेट से वापस से ब्लड में पहुंचना जरूरी है। और इस टिश्यू फ्लूइड को वापस से ब्लड में पहुंचाने का काम हमारा कौन सा सिस्टम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है बच्चों। कैसे करता है, देखो, इन्हीं टिश्यू स्पेसेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आपको कुछ और तरह की, एक और तरह की वेसल्स मिलेगी जो मैंने यहां ग्रीन कलर से बना रखी है। और खासियत क्या है कि इनका जो एंड होता है, टर्मिनल एंड, है ना, आखिरी जो एंड होता है इनका बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये जो एंड से इन वेसल्स के, ये बंद होते हैं, ब्लाइंड होती है ये वेसल्स, है ना। और ये वेसल्स क्या कहलाती है, लिम्फ कैपिलरीज। क्योंकि बच्चों यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमारी ब्लड कैपिलरीज में से लगातार प्लाज्मा निकलकर इकट्ठा हो रहा है, तो इन टिश्यू स्पेस में इस प्लाज्मा का, टिश्यू फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है। और क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ गया है तो आराम से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर, ये इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू टिश्यू फ्लूइड प्रेशर इन द टिश्यू स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस। इस तरह से ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। ये जो बच्चों प्लाज्मा फिल्टर होकर कैपिलरीज से बाहर आता है, इसमें ना तो आरबीसीज होती है ना ही प्लेटलेट्स होती है। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूबीसीज खुद अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है, डायपेडेसिस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस प्लाज्मा के साथ कुछ डब्ल्यूबीसीज भी कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके टिश्यू स्पेस में यानी कि टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है। और जब ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करता है तो इस टिश्यू फ्लूइड के साथ ही डब्ल्यूबीसीज भी इन लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर जाती है। तो यानी लिम्फ कैपिलरीज में टिश्यू स्पेस से जो टिश्यू फ्लूइड एंटर कर रहा है, इसमें प्लाज्मा के साथ साथ कुछ डब्ल्यूबीसीज भी होती है, जिसके कारण से ये जो फ्लूइड एंटर कर रहा है इनके अंदर, इसका कलर पेल येलो, हल्का पीला या व्हाइटिश या ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। और इसी फ्लूइड को जब ये लिम्फ कैपिलरीज में आ गया टिश्यू फ्लूइड, हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं बच्चों। तो लिम्फ क्या होता है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब ये लिम्फ कैपिलरीज आपस में कंबाइन होगी, कंबाइन होकर रिलेटिवली थोड़ी बड़ी वेसल्स बनाएगी जिनको हम कहेंगे लिम्फ वेसल्स। इस तरह से हमारे पूरे बॉडी टिश्यूज में से लिम्फ कैपिलरीज, जो वहां पर टिश्यू फ्लूइड लगातार निकल रहा है ब्लड कैपिलरीज में, उसको लेकर लिम्फ वेसल्स में आ जाएगी। अब पूरी बॉडी के ऑर्गन से जो लिम्फ वेसल्स इस टिश्यू फ्लूइड को यानी कि लिम्फ को लेकर आ रही है, ये सब मिलकर 2 बड़ी लिम्फ डक्ट्स बना लेती है। और इन लिम्फ डक्ट्स के क्या नाम होते हैं, एक बनेगी राइट में, एक बनेगी लेफ्ट में, राइट थोरेसिक डक्ट एंड लेफ्ट थोरेसिक डक्ट बच्चों। हमारे राइट हाफ ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लेग्स, लेग्स को छोड़ दो, तो राइट थोरेक्स, राइट
अपर लिम्ब और राइट पार्ट ऑफ हेड एंड नेक आप कह सकते हो थोड़ा सा इधर का जो पूरा टिश्यू फ्लूइड है वो तो आएगा राइट थोरेसिक डक्ट में। दोनों पेयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी फिर रिमेनिंग है ना, दोनों पेयर एंड द रिमेनिंग लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड मेजर पार्ट ऑफ हेड एंड नेक, इनका जो लिम्फ होता है वो आता है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, यानी कि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में ज्यादा अमाउंट ऑफ लिम्फ आता है, ज्यादा बॉडी पार्ट्स का आता है, लिख रखा है यहां पर, ठीक है। और ये दोनों जो लिम्फ डक्ट है बच्चों, राइट थोरेसिक लिम्फ थोरेसिक डक्ट से लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है ये किसमें ओपन होगी, यहां पर हमारी कॉलर बोन्स होती, क्लेविकल लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पूरा पढ़ा चुका हूं, और इन कॉलर बोन्स के पीछे एक एक वेन होती है बच्चों, राइट कॉलर बोन के पीछे राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट कॉलर बोन के पीछे लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, तो ये थोरेसिक डक्ट्स आकर उसमें ओपन हो जाएगी। वेन में ब्लड फ्लो कर रहा है, वेन में ये मिल रही है, तो इस टिश्यू फ्लूइड को किसमें डाल दिया, ब्लड में, ब्लड से निकला था टिश्यू स्पेस में, ब्लड में वापस मिलता जाता है, लगातार ये साइकिल चलती रहती है बिटवीन ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, और हमारा ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है और लिम्फेटिक सिस्टम का काम भी चलता रहता है। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जो जरूरी था, देखो टिश्यू स्पेस में भी तो कुछ होना जरूरी है, टिश्यू फ्लूइड, कारण ब्लड कैपिलरी से जो भी चीजें चाहिए होगी उनको यदि सेल तक जाना तो बीच में एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड। तो एक लाइन एनसीईआरटी ने लिख भी रखी है, जितनी भी चीजें ब्लड से सेल्स के अंदर जाती है वो इस टिश्यू फ्लूइड को क्रॉस करके ही जाती है बच्चों, एक्सचेंज इनके थ्रू ही होगा। आगे बात समझ में, एक और रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यूनिटी में, वो भी अपन आगे देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आ गया हमें लिम्फेटिक सिस्टम का समझ में, अब हम थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी देख लेते हैं, पहले 3 कंपोनेंट्स हैं, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम की, है ना। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, टिश्यूज में जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड पास होता है तो सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, छोटे प्रोटीन्स प्लस वाटर, दे मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज, लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। बड़े प्रोटीन ब्लड में रह जाएंगे और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें आरबीसीज प्लेटलेट्स ब्लड में ही रह जाएगी, जो कुछ डब्ल्यूबीसीज बाहर जाती है। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट, जिसमें कुछ डब्ल्यूबीसीज है, छोटे प्रोटीन्स है, कलरलेस है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्लाज्मा, कंपोजिशन प्लाज्मा की जैसी ही होगी। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड, एनसीईआरटी की लाइन है जो भी मैंने एक्सप्लेन करी थी, ठीक। एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, पूरी बॉडी में एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है बच्चों हमारी लिम्फ वेसल्स का, जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, इट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इसका काम क्या है, इट कलेक्ट्स दिस फ्लूइड, इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है, ड्रेन्स इट बैक इनटू द मेजर वेन्स, और फिर वेन्स के अंदर डाल देता है, वापस से ब्लड में डाल देता है, सबक्लेवियन वेन्स में बच्चों। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ, इस फ्लूइड को ही हम कलरलेस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसीज भी होती है। डब्ल्यूबीसीज में जो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसीज इस फ्लूइड में आपको मिलेगी वो होती है लिम्फोसाइट्स। 5 तरह की डब्ल्यूबीसीज अपन ने पढ़ी थी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी, लिम्फोसाइट्स, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर इम्यूनिटी डिफेंस। और बच्चों इस लिम्फ में आपको जो लिम्फोसाइट्स मिलती है 2 तरह की होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बताया था इसी चैप्टर की शुरुआत में, और इनका रोल होता है बॉडी की प्रोटेक्शन में फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम एंटीजेंस, है ना, क्लियर है। तो एक रोल इम्यूनिटी भी है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, क्योंकि प्लाज्मा में बहुत सारे हार्मोन्स भी, न्यूट्रिएंट्स में, तो लिम्फ उनको भी कैरी कर रहा है, वापस से ब्लड में डाल रहा है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, ये ऑलरेडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुके हैं कैसे काइलोमाइक्रोन्स के फॉर्म में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल लैक्टियल्स यानी कि लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों। क्यों होते हैं पूरा वहां डिटेल में एक्सप्लेन करा है, जिसको नहीं पता वो वाला लेक्चर देख सकता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा उस लेक्चर को। डिफरेंसेस बच्चों आपसे पूछे जाते हैं ब्लड और लिम्फ के बीच में। ब्लड रेड इन कलर, ऑब्वियसली आरबीसीज की वजह से, इसमें नहीं है आरबीसीज तो व्हाइट और कलरलेस। आरबीसीज और प्लेटलेट्स तो होगी ही सही, प्लस डब्ल्यूबीसीज भी यहां पर होगी, मतलब तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है। यहां पर डब्ल्यूबीसीज ज्यादा और यहां पर कम, कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो स्टार मार्क कर लेना। बच्चे सोचते हैं लिम्फ व्हाइट है तो इसमें ज्यादा डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स होगी, नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स है तो ब्लड में ही ज्यादा, है ना, इसमें रिलेटिवली ब्लड से कम ही होगी। ब्लड में देखो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे, इसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कम, और क्योंकि ये सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो सेल से जो CO2 और वेस्ट मटेरियल आता है वो इसमें ज्यादा होता है, तो इसमें CO2, ब्लड में तो CO2 और वेस्ट मटेरियल लिम्फ के कंपैरिजन में कम, यानी कि लिम्फ में CO2 और वेस्ट मटेरियल रिलेटिवली ज्यादा मिलते हैं बच्चों, ठीक है। एक और पॉइंट जहां पर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो भी मार्क कर लो बच्चों, स्टार मार्क, क्या लिम्फ क्लॉट होगा? ब्लड तो क्लॉट होता है, पूरा ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम अपन ने पढ़ लिया था बच्चों, क्या लिम्फ क्लॉट होगा? बिल्कुल होता है बच्चों। क्यों?
क्योंकि क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो प्लाज्मा में और लिम्फ प्लाज्मा ही है ना, तो क्लॉट तो होगा, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोटीन्स रिलेटिवली कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम होंगे, तो ब्लड के कंपैरिजन में ये क्लॉट होने के लिए समय थोड़ा ज्यादा लेगा, बट क्लॉट तो होगा। तो क्लॉटिंग टाइम ब्लड का कम होता है, लेकिन इसका रिलेटिवली ज्यादा होता है बच्चों। लास्ट कंपोनेंट जो हमें लिम्फ देख लिया, लिम्फ वेसल्स की बात होगी, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो बच्चों हमारी पूरी बॉडी में मान लो एक नेटवर्क है लिम्फ वेसल्स का, है ना, जो लिम्फ कैरी कर रही है। ये लिम्फ वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में जब ट्रेवल करती है तो बीच बीच में कुछ छोटे छोटे हार्ड सॉलिड नोड्यूल लाइक मूंगफली के दाने के जैसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू होकर निकलती है। ये जो मूंगफली के दाने के साइज के स्ट्रक्चर्स हैं पूरी बॉडी में, हमारे हाथों में, पैरों में, ट्रंक में, थोरैक्स में, और जिनके बीच में से लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स निकल कर जा रही है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दीज आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, these are what? These are clusters of lymphocytes, WBCs के clusters हैं बच्चों। खासियत क्या है इनकी, क्यों जा रहा है लिम्फ इनके थ्रू? इनके थ्रू जब लिम्फ वेसल्स क्रॉस होती है तो लिम्फ के अंदर यदि मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो वो इन लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आएगा, वो उसको पहचानेगी, और अभी मैंने बोला था ये बी और टी लिम्फोसाइट्स इन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को खत्म करने का काम करती है। तो इम्यूनिटी में हेल्प मिलती है जब ये लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स के थ्रू क्रॉस होती है। इस तरह से हमारा इम्यून फंक्शन भी प्रॉपर्ली काम कर पाता है। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स, फिर पोर्टल सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब लास्ट लेक्चर बचा है, तो कल इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे, जिसमें रेगुलेशन के बारे में और डिसऑर्डर्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो आई होप मजा भी आ रहा होगा, पढ़ने में चीजें समझ में भी आ रही होगी। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाऊं कमेंट्स में आप पूछ सकते हो बच्चों। ठीक, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।